Hello friends, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT-UGC NET and JRF aspirants, those who are preparing for education subject paper 2. So friends, today's session going to be really important क्योंकि आज हमारा सेशन डिसेबिलिटी के पार्ट 2 के साथ डील करेगा। इस सेशन में हम विजुअल इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमारा जो सेशन फर्स्ट हुआ था डिसेबिलिटी पर, हमने वहाँ पे सारी के सारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट को, उसके साथ साथ ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट को डिटेल में डिस्कस कर लिया था विथ वैरायटी ऑफ वेरिएशंस, जिसके अंदर यहाँ पे हमने सेरेब्रल पॉल्सी को डिस्कस किया था, डाउन सिंड्रोम को डिस्कस किया था, और यहाँ पे जो भी ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट आ रही है न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट के वजह से, जैसे कि स्पाइना बिफिडा, स्पाइनल कॉर्ड की जो इंजरीज है जिसके वजह से यहाँ पे ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट आ रही है, एपिलेप्सी आ रहा है, तो इन सबको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो एंड वॉच दैट सेशन फर्स्ट, क्योंकि उसी सेशन के कॉन्टिन्यूशन में आज का सेशन चलने वाला है। इसके अंदर हम दो तरीके की इम्पेयरमेंट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रॉम दी इम्पेयरमेंट का जो कैटेगरीज है, कैटेगरी से लेकर किस तरीके से हम विजुअल इम्पेयरमेंट को या इन दोनों तरीके की इम्पेयरमेंट को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से असिस्टिव मेजर्स हम ले सकते हैं, क्या क्या असिस्टिव टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पे यूज़ करें, किस तरीके से हम यहाँ पे असेस करते हुए उसके जो यहाँ पे इफ़ेक्ट है उसको सबसाइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं विथ PYQs, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपकी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर शिफ्ट्स के अंदर आए थे 2018 में, 2017 में, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस सेशन गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट एंड रियली लेंथी, मतलब प्रीवियस सेशन से थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर हम पूरी प्रॉपर फंक्शनिंग हम पढ़ेंगे। तो आप पूरे पेशेंस के साथ इस सेशन को देखना और क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं इसके अंदर सॉल्व करना। ठीक है, तो विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स गेट स्टार्ट विद द सेशन. So friends, here you can see the first slide on screen which talks about visual impairment. यहाँ पे विजुअल इम्पेयरमेंट क्या है? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो विजुअल इम्पेयरमेंट है इसको हम एक तरह का अम्ब्रेला टर्म कंसीडर कर रहे हैं। वाई अम्ब्रेला टर्म? यहाँ पे विजुअल इम्पेयरमेंट का मतलब ये नहीं है कि पर्सन यहाँ पे टोटली ब्लाइंड है। यहाँ पे विजुअल इम्पेयरमेंट का मतलब है कि यहाँ पे हर तरीके के लेवल्स होते हैं जो कि एक विजन का लॉस करवाते हैं। मतलब यहाँ पे पर्सन टोटली ब्लाइंड नहीं है विजुअल इम्पेयरमेंट में, यहाँ पे जो विजन का लॉस हो रहा है लेवल वाइज। कभी कभी हम यहाँ पे हमें करेक्टिव मेजर्स की ज़रूरत होती है, कभी पर्सन कुछ अनकंजीनियल कंडीशंस की वजह से यहाँ पे ब्लाइंड हो जाते हैं। तो ये डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने हद तक यहाँ पे पर्सन का जो विजन है वो लॉस हो चुका है। तो ये हमें विजुअल इम्पेयरमेंट हमें बता रहा है कि यहाँ पे कई सारे तरीके की टर्म्स हम यूज़ करें, जैसे कि विजुअली इम्पेयर्ड, विजुअली डिसेबल्ड, विजुअली हैंडीकैप्ड। तो ये आपकी डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पर्सन का लॉ विजन है, कितना पर्सन यहाँ पे लीगली ब्लाइंड है या टोटली ब्लाइंड है। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन से आपको पता चलेगा, कुछ डेफिनेशंस आपको दी हुई है जैसे कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने। इसके साथ साथ यहाँ पे जो आपको डेफिनेशन दी है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट ने 1992 में। तो इसको डिस्कस करते हुए देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है कि एक पर्सन है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, उसको हम विजुअली इम्पेयर्ड कब कब कहते हैं और क्यों कह रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है या पीपल है उनको कह रहे हैं कि जिनको यहाँ पे डिफ़िकल्टी आ रही है किसी चीज़ को विजुअलाइज करने में, किसी चीज़ को देखने में, अपनी उनकी प्रॉपर तरीके से विजन का फंक्शनिंग नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कह रहे हैं। यहाँ पे विजुअल डिफ़िकल्टी आ रही है और यहाँ पे पर्सन को किसी तरीके की असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ रहा है, किसी तरीके से करेक्टिव मेजर्स वो ले रहा है कि अपनी विजन की फंक्शनिंग को अच्छा कर पाए, अच्छे तरीके से वो परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो हम इसलिए एक पर्सन को विजुअली इम्पेयर्ड यहाँ पे कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दी इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट यानी कि USA, यहाँ पे जो विजुअली इम्पेयरमेंट है वो आपको क्या बता रहा है? एक पर्सन जिसको करेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है और जिसके वजह से उसकी एजुकेशन परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट कर रही है, तो उसको हम यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कह रहे हैं। अगर हम अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे जो विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन है उसको कहा गया है जिसका विजुअल इक्विटी है वो 20/200 से लेस है या 20/200 से यहाँ पे हाई जा रहा है। अभी आप सोचोगे 20/200 क्या है, क्या लेस है, क्या यहाँ पे स्मॉल है, तो इसको हम अभी पढ़ते हैं। ठीक है, ये इस कॉन्सेप्ट से अब आप सीखें कि ये है क्या।
आपने अगर क्वेश्चंस देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वहाँ पे आपको टर्म देखने को मिलेगी, ये फिगर देखने को मिलेगी 20/20, था ना, 20/20, 20/200, तो ये एग्जैक्टली क्या है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आपका लीगल ब्लाइंडनेस होती है, जो कि आपको अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने दिया है। मतलब एक तरह का प्रोपोर्शन है, एक तरह का आपको यहाँ पे मेजर करके बताया है कि एक पर्सन है, इसको हम सो कॉल्ड नॉर्मल विजन क्यों कह रहे हैं। हम नॉर्मल विजन पर्सन को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसकी जो विजन की इक्विटी है, इक्विटी यानी कि शार्पनेस कितनी है उसकी, मतलब देखने की कितनी क्षमता है, कितनी शक्ति है उसकी। यहाँ पे नॉर्मल विजन है, उसकी अगर 20/20 है तो उसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नॉर्मल विजन इक्विटी से कंसिडर कर रहे हैं, और इसको हम लीगल ब्लाइंडनेस कह रहे हैं। मतलब एक पर्सन है, यहाँ पे 20 फीट की दूरी से नॉर्मली देख पा रहा है किसी भी फिगर को, किसी भी यहाँ पे सिंबल को, तो हम उससे क्या कह रहे हैं, उसकी जो इक्विटी है वो नॉर्मल है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे आपने कभी भी विजिट किया होगा, आप आई टेस्ट कराने गए होगे, अगर आप स्पेक्स वहाँ पे लगवाने गए होगे, तो आपको जो डॉक्टर है वो कभी भी ऐसे डायरेक्टली आपको थमा नहीं देता स्पेक्स। वो आपकी क्या करता है, पहले आईसाइट चेक करता है। आईसाइट कैसे चेक करता है, जैसे कि नॉर्मली लेमैन लैंग्वेज में जो आपकी आईसाइट जो चेक होती है वो स्नेनल चार्ट से चेक होती है। ये यूजुअली हमारे डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, स्नेनल चार्ट जिसको कह रहे हैं। ठीक है, स्नेलन चार्ट, ये चार्ट हमारा यूज होता है हमारी आई साइट को चेक करने के लिए। ये चार्ट पे क्या होता है, आपके जो आपके यहाँ पे सिम्बल्स बने होते हैं, बड़े से छोटे, छोटे से छोटे, मतलब कितना हद तक ये छोटे लेटर्स यहाँ पे लिखे होते हैं। यहाँ पे अगर देखा गया है कि नॉर्मल पर्सन है, मतलब उसकी आई साइड में कोई वीकनेस नहीं है, प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग हो रही है, तो वो क्या कर पाता है, पर्सन इन जो सिंबल्स को वो 20 फीट की दूरी से भी इजीली आइडेंटिफाई कर पाता है स्मॉलेस्ट लेटर्स को। ठीक है, स्मॉलेस्ट लेटर्स को वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है। यहाँ पे नॉर्मल विजन उसको कहा गया है। लेकिन अगर दूसरे उसमें सिले में देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे 20/200 विजुअल इक्विटी का मतलब क्या है। 20/200 विजुअल इक्विटी का मतलब है कि जो स्मॉलेस्ट लेटर है जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो चार्ट से बाय स्टैंडिंग 20 फीट अवे, वो क्या है, वो क्या कर पा रहे हो आप, वो जो पर्सन है विद नॉर्मल विजन वो आइडेंटिफाई कर पाता है 200 फीट से। मतलब अगर आपको आईसाइट के अंदर कमी है, आपके आईसाइट सही तरीके से काम नहीं कर रही, तो आप कंपेयर करेंगे एक नॉर्मल पर्सन से। अगर वही स्मॉलेस्ट लेटर उस नॉर्मल पर्सन को दिखाया जाए 200 फीट की दूरी से, तो वो उसे ईजिली आइडेंटिफाई कर पा रहा है। लेकिन अगर आपकी आँख खराब है तो आप उन्हीं स्मॉलेस्ट लेटर को आप यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे 200 फीट की दूरी से, आपको 200 फीट की दूरी को कम करना पड़ेगा, उससे आगे आना पड़ेगा, आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे कहा है, जैसे कि यहाँ पे अगर आई साइट है आपकी खराब है, अगर नॉर्मल पर्सन से देखा जाए तो आपकी जो आई साइट है वो 10 गुना उससे खराब है, 10 गुना आपकी आई साइट है वो डेट्रियोटेड है, खराब है 10 गुना, क्योंकि एक नॉर्मल है वो 20/20 के विजन से देख पा रहा है 20 फीट की दूरी पे, 20 जो स्मॉलेस्ट जो नंबर है, स्मॉलेस्ट जो सिंबल है, जो साइज है उसका, वो उसे आइडेंटिफाई कर पा रहा है। लेकिन आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, आपको आपकी जो आँख है वो 10 गुना खराबी है उससे, नॉर्मल पर्सन के विजन से। तो इसी तरीके से ये जो यूज़ होता है स्नेनल चार्ट का, जो आपको बता पाए कि कितनी हद तक की दूरी से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर आपको कमी आती है तो आपको यहाँ पे करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ते हैं, आपको लेंस लगवाने पड़ते हैं, आपको आपके आईसाइट की फंक्शनिंग के लिए कई तरीके की मेडिकल केयर आपको लेनी पड़ती है। ठीक है, जो जनरल और जो नॉर्मल जो नॉर्म होता है वो 20/20 का यहाँ पे होता है। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया है कि नॉर्म क्या है 20/20 का, कि अगर बॉटम नंबर यहाँ पे इंक्रीज करता है तो आपकी विजुअल इक्विटी है वो भी डिक्रीज करेगी। ठीक है, अगर बॉटम नंबर यहाँ पे, यानी कि जितना आपका यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है उतनी ही आपकी विजुअल जो इक्विटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है,
उतनी ही आपकी जो विजुअल इक्विटी है, यानी कि देखने की जो क्षमता है, जो आपकी शार्पनेस है, उतनी ही यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है। तो ये आपको कहा गया है स्नेनल के अकॉर्डिंग, ये जनरल नॉर्म है, इस तरीके से यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 20/20 का क्या मतलब है, जो आपका जो टॉप का जो न्यूमरल है, यानी कि 20 ये जो न्यूमरल है ये डिनोट करता है डिस्टेंस फ्रॉम द लेटर ऑफ अ सिंबल ऑन अ फेमिलियर आई, और जो कि स्नेलर चार्ट पर है। ठीक है, जो कि स्मॉलेस्ट जो यहाँ पे जो आपका सिंबल है वो स्नेलर चार्ट पे है, उसका क्या डिस्टेंस है, और यहाँ पे बॉटम नंबर यहाँ पे इंडिकेट करता है कि आप यहाँ पे किस डिस्टेंस पे देख पा रहे हैं उस स्मॉलेस्ट लेटर को कितना आप सही से तरीके से देख पा रहे हैं, आप इजीली उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, रीड कर पा रहे हैं। तो ये आपको बताते हैं प्रॉपर जो आपको नॉर्म है वो इस तरीके से आपको दिखाया गया है स्नेलर चार्ट के अकॉर्डिंग। स्नेलर चार्ट यूज होता है यहाँ पे कि हम यहाँ पे करेक्टिव मेजर्स ले पाए, अगर आईसाइट के अंदर कोई कमी है तो एक तरह का टेस्ट हम कंडक्ट करवा पाए अपने क्लाइंट पर और उसको यहाँ पे स्पेक्स दे पाए। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से लीगल ब्लाइंडनेस यहाँ पे हो रही है, किस तरीके से हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, और किस तरीके से यहाँ पे एक पर्सन है उसकी जो आँख है वो 10 गुना ज़्यादा ही डेट्रियोटेड कब कहा गया है। तो ये सब कुछ आपको दिया हुआ है, तो ये आप नोट्स में प्रिपेयर कर सकते हैं। अब चलो एक क्वेश्चन करो, यहाँ पे पर्सन है उसे कंसिडर किया गया है लीगली ब्लाइंड इफ इज विजुअल इक्विटी मेजर, उसे लीगली ब्लाइंड कह दिया पर्सन को, क्यों? यहाँ पे क्या मेजर होता है विजुअल इक्विटी का, 20/70, 20/200, 20/40 या 20/30? तो इसका क्या आंसर होगा, राइट? और ये 2017 का नवंबर शिफ्ट का क्वेश्चन है। ओके गुड, सो हियर योर राइट आंसर इज 20/200, जिसको हम लीगली ब्लाइंड यहाँ पे कह रहे हैं। पर्सन है जिसको हम यहाँ पे क्लासीफाई कर रहे हैं एज अ लीगली ब्लाइंड, जिसकी विजुअल इक्विटी यहाँ पे मेजर हुई है बाय 20/200। ठीक है, 20/200 का फंडा समझ आ गया आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आपको ये हेल्प करेगी। और ये शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्म में आपको दिया है कि किस तरीके से आप इसको रिकॉल कर पाओ और अपने एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से फंक्शनिंग हो रही है हमारी आई की, और किस तरीके से यहाँ पे जो इमेज है जो बनती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेनली जो इमेज हमारी बनती है वो किस पर बन रही है, रेटिना पे। यहाँ पे जो इमेज यहाँ पे बनती है, जो हमारे विजुअल सिस्टम में मेनली 3 तरीके के कंपोनेंट्स हैं जो हमें काम करते हैं प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करने में। 3 कंपोनेंट्स हमारे काम करते हैं अपने विजुअल सिस्टम में। कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स होते हैं? एक होती है हमारी आँख, हमारी आईज, दूसरी ऑप्टिक नर्व्स और ब्रेन। ऑप्टिक नर्व्स यानी कि जो नर्व्स हमें ब्रेन को सिग्नल्स देने में मदद कर रही है। ठीक है, यहाँ पे जो बेसिक फंक्शन होता है हमारे आईज का, वो क्या करती है, वो भी जो भी इंफॉर्मेशन विजुअल इंफॉर्मेशन उसे मिलती है उसे गैदर करती है अपने एनवायरनमेंट से और उसे ट्रांसमिट कर देती है विजुअल सेंटर में जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है ऑप्टिकल नर्व के थ्रू। ठीक है, और जिस तरीके से हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट्स हमारे मेन आईज के अंदर होते हैं। अब फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतना इन डेप्थ क्यों पढ़ा रही हूँ, ये क्वेश्चन मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपका, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन अगर करेंगे, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं नेट के अंदर वो इन डेप्थ आ रहे हैं। ठीक है, इन डेप्थ क्वेश्चंस वहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप पीएचडी का इंटरव्यू देने जाएंगे जो एंट्रेंस देने जाएंगे, या फिर कहीं पे भी आप सीटेट के लिए एग्जाम के लिए जाएंगे, तो छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछता है। तो हालांकि ये 10th का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर से इसे रिकॉल करना पड़ेगा, इसलिए प्रॉपर यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ, आपको पता चल पाए कि किस तरीके से फंक्शनिंग हो रही है। कभी कहीं से भी उठा के क्वेश्चन पूछ लेगा, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इस क्वेश्चन को डिटेल में देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे देखो कि किस तरीके से, अब मैं पूरा आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे लाइट पड़ती है, किस तरीके से यहाँ पे इमेज बनती है और हमारा जो ब्रेन उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है और अब हम देख पाते हैं किसी चीज़ को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रोसेस होता है हमारे विजुअल परसेप्शन का, वो क्या होता है,
वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाई करता है हमारा अपनी विजुअल फील्ड के अंदर, ठीक है, विजुअल फील्ड के अंदर होता है। फिर हम जो भी लाइट होती है वो जो भी रिसेप्ट करती है, रिसेप्शन होता है लाइट का, वो रिफ्लेक्ट करती है ऑब्जेक्ट पे, और जिसके थ्रू हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इसकी फंक्शनिंग देखते हैं किस तरीके से होती है। जो भी यहाँ पे लाइट हमारी पास होती है ना, सबसे पहले जो भी लाइट हमारी यहाँ पे पास होती है वो किसके थ्रू होती है, कॉर्निया के थ्रू होती है, ठीक है। ये कॉर्निया है, इसके थ्रू जो भी लाइट है यहाँ पे पास होती है, कॉर्निया जिसको हम ये कह रहे हैं, ठीक है। कॉर्निया क्या है, एक तरह का कर्व्ड और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो कि हमारी आईज को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, जो भी यहाँ पे हम जो भी यहाँ पे लाइट्स जो पास हो रही है वो क्या करती है, वो किससे पास होती है, कॉर्निया से होती है। कॉर्निया क्या है, कॉर्निया हमारा एक तरह का मेम्ब्रेन है, ठीक है। कॉर्निया एक तरह का ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो हमारी आईज को प्रोटेक्ट कर रहा है, मेम्ब्रेन कह रहे हैं जिसे, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है हमारी आईज को। ये सबसे पहले होता है। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे जो भी जो कॉर्निया से जो लाइट की जो रेज है वो क्या करती है, फिर जाके वो पास करती है, किससे पास होती है, थ्रू एक्वस ह्यूमर से, ठीक है। जो भी कॉर्निया के अंदर लाइट आई, जो भी पास हुई मेम्ब्रेन से, फिर बाद में जाके वो किससे पास होती है, वो एक्वस ह्यूमर से पास होती है। एक्वस ह्यूमर क्या है, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर होता है एक तरह का वाटरी सब्सटेंस, ठीक है, एक तरह का वाटरी सब्सटेंस जो कि फील्ड होता है हमारे फ्रंट चैम्बर में। आई के जो फ्रंट चैम्बर है उसके अंदर फील्ड होता है, लिक्विडी होता है, ठीक है, लिक्विडिटी होती है इसके अंदर, लिक्विड होता है, वाटरी सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये हमारा सेकंड है कि मतलब पहले क्या हुआ, कॉर्निया से जो भी हमारी लाइट है वो पास हुई कॉर्निया के थ्रू, फिर बाद में जाके जो भी हमारी लाइट रेज है वो किससे पास हुई, एक्वस ह्यूमर से, जो कि वाटरी है, लिक्विडी है। फिर जाके जो लाइट की जो हमारी रेज है वो किससे पास होती है, प्यूपिल से पास होती है। प्यूपिल, ये देख रहे हो प्यूपिल, ये प्यूपिल से पास होती है, मतलब आंख का जो कंचा जिसे कहते हैं ना, कंचा, इससे पास होती है, ठीक है। ये प्यूपिल क्या है, एक तरह का सर्कुलर होल होता है जो कि क्या है, सेंटर होता है इरिस के, सेंटर ऑफ द इरिस, मतलब ये जो इरिस है, इरिस के सेंटर में होता है कंचा जिसे प्यूपिल कह रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, जो कलर पोजीशन होती है हमारी आई की, वो क्या करती है, वो एक्सपैंड करती है और कॉन्ट्रैक्ट्स करती है डिपेंडिंग अपॉन द लाइट जो कि इसके ऊपर पड़ रही है। मतलब ये जो भी लाइट हमारी पड़ रही है ना, मतलब इसके ऊपर, ये प्यूपिल से हमारी इसके सतह पे पड़ रही है, फिर बाद में जाके ये क्या करती है, जितनी उसको अमाउंट ऑफ लाइट मिल रही है उतना ही वो बढ़ती है, एक्सपैंड होती है, उतना ही वो स्क्यूज होती है, ठीक है। प्यूपिल का काम क्या होता है कि लाइट्स को यहाँ पे जो भी स्ट्राइक हो रही है वो उसे एक्सपैंड करना, उसके कलर पोजीशन को एक्सपैंड करना और उसे कॉन्ट्रैक्ट करना, उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है। फिर हमारी जो भी लाइट है वो पास किससे होती है, लेंस से, जो कि एक तरह का ट्रांसपेरेंट इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है, जो कि मेनली किससे रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा, मतलब रिफाइन करने में और आपकी जो फोकस को चेंज करने में, जो लाइट का जो फोकस है, जो रेज आ रही है उसके फोकस को चेंज करने में ये जो हमारा जो लेंस है वो क्या काम करता है, ठीक है। ये फिर फ्रेंड्स यहाँ पे जो लाइट की जो रेज है ना वो फाइनली जाकर हमारी रेटिना पे फोकस होती है, जो कि हमें एक क्लियर विजन देता है, ठीक है, जो कि हमें क्लियर विजन देता है, वो बाद में जाके हमारी रेटिना पे फोकस होती है, ठीक है। ये और रेटिना आपका हमेशा ये पीछे की साइड होता है, ठीक है, रेटिना पे यहाँ पे जाके वो फोकस हो रही होती है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा किस तरीके से आ रहा है कि सबसे पहले जो लाइट है वो पास हो रही है हमारी कॉर्निया से, कॉर्निया एक तरह की मेम्ब्रेन है जो कि आउटसाइड होती है हमारी आई के, फिर बाद में जाके जो कॉर्निया से जो लाइट पास हो रही है वो जाके आती है एक्वस ह्यूमर में। एक्वस ह्यूमर एक तरह का लिक्विडी सब्सटेंस होता है, ठीक है, एक तरह का लिक्विडी हमारा एक वाटरी सब्सटेंस होता है जो कि हमारे चैम्बर ऑफ द आई में होता है। फिर हमारा क्या होता है, जो लाइट हमारी होती है जो कि पास करती है प्यूपिल से, ठीक है, जो भी लाइट है वो हमारी प्यूपिल से जाके फिर पास करती है। और प्यूपिल क्या है, एक तरह का सर्कुलर होल होता है हमारे जो आईज के अंदर होता है, सेंटर ऑफ द इरिस जिसको हम कह रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, कलर पोजीशन होती है हमारी आई की, जो कि ये एक्सपैंड करने में मदद करती है। जितना ही एक्सपैंड होगा, जितना ही यहाँ पे
स्क्वीज होगा वो आपकी लाइट की अमाउंट ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर बाद में जाके हमारा जो लाइट की जो रेज है वो इस लेंस से पास होके एक ट्रांसपेरेंट इलास्टिक स्ट्रक्चर पे जाती है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि कितनी लाइट पास आउट करनी है। फिर बाद में जाके ये रेटिना पे पड़ती है और रेटिना पे पड़ के हमें इमेज दिखती है, ठीक है। फिर जाके हमें इमेज यहाँ पे दिखती है। फिर इमेज दिखने के बाद काम आता है आपके ऑप्टिक नर्व का, जो कि जो भी इमेज दिखी उसका जो सिग्नल है वो ऑप्टिक नर्व से पास होके हमारी ब्रेन की तरफ जाता है, ठीक है। और फिर हम ब्रेन से पूरी तरीके से प्रोसेस कर पाते हैं कि हमने एग्जैक्टली देखा क्या, ठीक है। तो इस तरीके से ये फंक्शनिंग हो रही है हमारी आईज की। प्रॉपर आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, यू कैन रेफर दैट ऑल्सो, ठीक है। जो रेटिना पे जो हमारी इमेज पड़ रही है, जो भी रेटिना पे जो विजुअल इमेज होती है ऑब्जेक्ट की, वो किससे थ्रू ट्रांसमिट होती है, ऑप्टिक नर्व से ट्रांसमिट होती है, फिर जाके ब्रेन पे जाती है, जब जाके हमें जो भी इंफॉर्मेशन है विजुअल इमेज की वो परसीव होती है। तो इस तरीके से आई की यहाँ पे फंक्शनिंग हो रही है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आई की फंक्शनिंग हो रही है, किस तरीके से वो स्क्वीज कर रहा है और किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे इम्पेयरमेंट्स देख लेते हैं, इम्पेयरमेंट्स क्या है। अब यहाँ पे इम्पेयरमेंट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से जो होनी चाहिए फंक्शनिंग वो नहीं हो पा रही है। अगर प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी तो आइज के अंदर डिस्टर्बेंस आएगी, यहाँ पे रेटिना सही तरीके से काम नहीं करेगा, विजुअल इमेज नहीं बनेगी, हम सही तरीके से इमेज को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये सब कुछ आपके विजुअल इम्पेयरमेंट की वजह से हो रहा है। अब यहाँ पे कई तरीके के विजुअल इम्पेयरमेंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट आप देख सकते हो मायोपिया। मायोपिया क्या है? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा या फिर 8th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा होगा। हमेशा उल्टा हम पढ़ते थे, मतलब क्वेश्चन आता था, टीचर कहती थी कि मायोपिया क्या है, तो हम हमेशा उल्टा करके पढ़ते थे कि मायोपिया यानी कि जब हमारी जो पास की नज़र ठीक है और दूर की नज़र कमज़ोर है ना, मायोपिया। हम इस ट्रिक का यूज़ करके हम पढ़ते थे, अगर आपको रिकॉल हुआ होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मायोपिया मतलब है नियर साइटनेस, जिसको कह रहे हैं, कहते तो से नियर साइटनेस है, लेकिन जो कमज़ोर होती है ना हमारी, वो दूर की नज़र कमज़ोर होती है। देखो, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे रिफ्रैक्टिव एरर को, जो कि जिसके कारण क्या आ रहा है, जो पर्सन है वो पास की चीज़ों को तो ईजिली देख पा रहा है, लेकिन दूर की चीज़ों को देखने में उसे मुश्किल हो रही है, दूर की चीज़ों से ब्लर दिखाई दे रही है, धुंधली दिखाई दे रही है। और ये हैपन मतलब ये कब होता है? ये तब होता है कि जब हमारा जो आई का जो साइज है ना, जो नॉर्मल साइज होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है, उससे बड़ा हो जाता है, और जो हमारी जो इमेज है वो किस पे पड़नी चाहिए, रेटिना पे पड़नी चाहिए, वो उस पर नहीं पड़ती, उससे आगे पड़ रही है। मतलब ये रेटिना पे पड़नी चाहिए ना, ये रेटिना है, इस पे पड़नी चाहिए, लेकिन ये इससे आगे पड़ रही है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें नियर साइटनेस हो रहा है, मायोपिया हो रहा है हमें, ठीक है। ट्रिक क्या है, हमेशा उल्टा याद करना है। मायोपिया यानी कि नियर साइटनेस, मतलब हमारी पास की नज़र अच्छी है, दूर की नज़र कमज़ोर है, ठीक है। ये 10th का इजी वाला फंडा है, इस तरीके से भी याद किया होगा आपने। फिर आता है हाइपरोपिया, ठीक है। हाइपरोपिया क्या है, ये फार साइटनेस कहते हैं। अब ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे फार साइडनेस यानी कि जब हमें दूर की चीज़ अच्छी चंगी भली दिखाई दे रही है, लेकिन पास की चीज़ हमें नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। मतलब इट रिप्रेजेंट अ रिफ्लेक्टिव एरर इन विच वन फेस डिफिकल्टी इन सीइंग द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन फोकस वेल ऑन मोर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कहा गया है। ये कब हैपन होता है, ये तब होता है कि जब आपका यहाँ पे जो रेटिना का जो साइज है, मतलब जो रेटिना पे यहाँ पे पड़नी चाहिए इमेज, ये उससे परे पड़ रही है, ठीक है, उससे पीछे पड़ रही है, ठीक है, उससे पीछे को जा रही है ये इमेज, तो हम उसको क्या कह रहे हैं, फार साइडनेस यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। फार साइडनेस जिसको हम कह रहे हैं, डिफिकल्टी आ रही है नियर ऑब्जेक्ट्स को देखने में, और यहाँ पे जो दूर की चीज़ों को वो ईजिली यहाँ पे देख पा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे पढ़ते हैं। ये जो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको ये फिगर बनानी है तो यू कैन ड्रॉ, नहीं तो आप इसको देख लो कि कब यहाँ पीछे पढ़ रही है, कब रेटिना पे ना पढ़ते हुए आगे पढ़ रही है, और किस तरीके से नेम से हम इसको रिकॉल कर पा रहे हैं। ये पूरी पिक्चराइजेशन फॉर्म में आपको दिया हुआ है, यू कैन रेफर दैट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है। विजुअल इम्पेयरमेंट यहाँ पे आपको बताया है। अब नेक्स्ट है एक्सटिग्मेटिज्म। एक्सटिग्मेटिज्म क्या है?
तो फ्रेंड्स ये भी मैं स्पेशली आपके लिए लेके आई हूँ। एस्टिग्मेटिज्म क्या है, तो ये क्या करता है, ये एक तरह का रिफ्रैक्टिव एरर है जो कि इरेगुलरिटीज आ रही है आपके कॉर्निया में और उसके जो सरफेस में, जिसकी वजह से आपको ये इम्पेयरमेंट हो रही है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो साइज होता है ना, मतलब ड्यू टू सच इरेगुलराइजेशन ऑब्जेक्ट्स लाइंग बोथ एट द नियर एंड फार डिस्टेंस may get out of the focus resulting into their distorted or blur vision। मतलब ये क्या करिए, जो भी आपकी एस्टिग्मेटिज्म हो रहा है वो फोकस पे ना पड़कर वो इधर उधर हो रही है। ठीक है, मतलब ये फोकस पे नहीं पड़ पा रही है, नियर हो रही है, जो ऑब्जेक्ट्स जो कि पड़ रहा है फार डिस्टेंस पे पड़ रहा है, तो ये आउट ऑफ फोकस जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो इमेज पड़ रही है ना वो ब्लर दिख रही है, आपको इरेगुलरिटीज आ रही है कॉर्निया के अंदर। तो ये क्या है, एस्टिग्मेटिज्म जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट जिसको हम कहते हैं स्ट्रैबिस्मस, यानी कि क्रॉस्ड आइज, भैंगापन आंख के अंदर। जैसे ये लड़की देख पा रहे हो, ये मतलब इसको क्रॉस्ड आई है, भैंगापन है इसकी आंख में, मतलब एक तरह की यहाँ पे इनएबिलिटी है किसी चीज को सही तरीके से फोकस करने में। ठीक है, दोनों ही आंख यहाँ पे खराब है, इनवर्ड और आउटवर्ड, मतलब तीर कमान की जो आंख यहाँ पे हो गई है। ठीक है, मतलब हमेशा टेढ़ा ही दिखाई दे रहा है इसको। तो ये क्या है, स्ट्रैबिस्मस जिसको कहते हैं, क्रॉस्ड आइज जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं। फिर आता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट हमारी ऐसी कंडीशन जिसको हम हिंदी में कहे तो मोतियाबिंद कह सकते हैं, कि मतलब क्लाउडीनेस आ जाना आपकी लेंस के अंदर, मतलब जो लेंस है काला होता है तो वो आपका धुंधलापन दिखाई देना, उसके अंदर काले से हटकर मतलब बादल जैसा दिखाई देना इमेज। अगर आपने कभी विजिट किया होगा तो वहाँ पे प्रॉपर पूरी तरीके से आपको चार्ट दिखाया होता है वहाँ पे सेंटर में, मतलब जहाँ जाते हो चेक करवाने के लिए, तो वहाँ पे पूरा कैटरेक्ट कैसे होता है, मोतियाबिंद का इलाज क्या होता है, तो वो लिखा होता है अगर आपने कभी विजिट किया होगा तो उसी तरीके से ये इमेज आप देख सकते हो कि पर्सन है, नॉर्मल आई तो ऐसी होती है, लेकिन जो कैटरेक्ट होती है उसके अंदर क्या होता है, ये क्या होता है, क्लाउडीनेस हो जाता है। ठीक है, धुंधलापन हो जाता है इसकी लेंस के अंदर, ब्लर्ड विजन होता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है लाइट, जो लाइट के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, पूरी तरीके से प्रॉपर नहीं पड़ पाती, जिसकी वजह से आपको ऑपरेशन भी कराना पड़ता है, सर्जिकल आपको मेजर्स लेने पड़ते हैं इसको ठीक कराने के लिए। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको दिया हुआ है विजुअल इम्पेयरमेंट के अंदर, ये कुछ आपको डेफिनेशंस दी हुई है ताकि आप इजिली इसे रिकॉल कर पाओ। ज़्यादा इतना इन डेप्थ नहीं है, वर्ड टू वर्ड है, आप इजिली इसे सही से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ग्लोकोमा। ग्लोकोमा भी एक ऐसी कंडीशन है। ग्लोकोमा क्या है कि एक तरह की इम्पेयर्ड कंडीशन है आपके आई के अंदर, जो कि मेनली कैरेक्टराइज हुआ है बाय एबनॉर्मली एक्सेसिव प्रेशर विद इन दी आई, मतलब एक्सेसिव प्रेशर बन रहा है हमारे आई के अंदर और ब्लॉकेज हो रहा है फ्लूइड का। जो नॉर्मल हमारे अंदर आईज के अंदर फ्लूइड होना चाहिए, मतलब जो जिस तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, ब्लॉकेज आ रही है आइस के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोकोमा की कंडीशन यहाँ पे बढ़ रही है, एक्सेसिव प्रेशर यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप पूरी तरीके से अंधे हो जाते हो, ब्लाइंडनेस की कंडीशन यहाँ पे बढ़ जाती है और ये सीरियस कंडीशन होती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे आप पढ़ रहे होगे तो आपको कितना लग रहा होगा ना कि हमारी आंखों का कितना महत्व है। तो यही है कि हमें आंखों को बचा के रखना है। मतलब क्या आदत है कि आप, मेरी भी ये आदत है कि मैं कॉन्टिन्यूसली अपनी आईज को यहाँ पे रब करती रहती हूँ। तो मेरे पेरेंट्स भी मुझे मना करते कि रब नहीं करना आईज को, तो वो इन्हीं कारणों के वजह से करते हैं कि आईज कितनी प्रीशियस गिफ्ट है हम सबके लिए। अगर आईज नहीं है तो हम कोई भी हम कलर्स को नहीं फील कर पाएंगे, क्या हो रहा है हमारे आसपास हम नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए अपनी आईज का प्रॉपर ध्यान रखना हम सबका कर्तव्य है, सबसे बड़ा महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिर है रेटिनस पिगमेंटोसा, आरपी जिसको कह रहे हैं। ये एक तरह का हेरिडिटरी डिजीज होती है जो कि हमारे आइस के अंदर जो पूरा जो हमारा रेटिना है ना वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। मतलब हेरिडिटरी कंडीशन की वजह से आपका जो रेटिना है वो पूरी तरीके से डीजनरेट हो गया, खराब हो गया, सड़ गया। ठीक है, तो ये इसको कह रहे हैं, जिसकी वजह से आपका लॉस हो गया पेरिफेरल विजन का, मतलब जो आपकी पूरी तरीके से आंखों की जो शक्ति है, क्षमता है देखने की, वो पूरी तरह से खत्म हो गई है रेटिना के खराब होने से। ठीक है, तो जिसको हम रेटिनस पिगमेंटोसा कह रहे हैं। फिर आता है कोलोबोमा। कोलोबोमा एक ऐसी कंडीशन जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कंजनिटल कंडीशन जिसको कह रहे हैं एक तरह का सेंटर और पेरिफेरल एरियाज जो रेटिना के अंदर होता है न्यूबॉर्न के अंदर, जो कि इनकम्प्लीट है। ठीक है, इनकम्प्लीट फॉर्मेशन उसका हो रहा है।
ठीक है, तो ये इस तरह की कंडीशन है, मतलब कंजीनाइटल एबनॉर्मली है हमारे जो आइज की मेम्ब्रेन्स का, मतलब आइज की जो मेम्ब्रेन्स है वो पूरी तरीके से बनी नहीं है, खराबी आ रही है, खराब है, मतलब जन्म जन्मात, और जिसके वजह से ब्लाइंडनेस हो रही है, तो वो क्या कह रहे हैं, क्लोबोमा जिसको कह रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसको हम कह रहे हैं निस्टैग्मस। निस्टैग्मस क्या है? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो निस्टैग्मस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एक तरह का मस्कुलर डिफेक्ट जो कि हमारी आइज के अंदर होता है, जिसकी वजह से साइड टू साइड रैपिड इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती रहती है हमारी आइज के अंदर, जिसकी वजह से किसी चीज़ को फोकस करने में हमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, फोकस करने में हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो इसको हम यहाँ पे कह रहे हैं क्लियर विजन नहीं हो पा रहा, और डिजीनेस हो रही है, अब हमारी आइज में एक तरह का नोजिया यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, निस्टैग्मस जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे यू कैन सी द क्वेश्चन, जो कि आई गेस 2018 का क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? एक तरफ एस्टिग्मेटिज्म लिखा हुआ है, ग्लोकोमा का है, हाइपरोपिया का है, रेटिनस पिगमेंटोसा का है, तो इसको आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी है, इसे मैच करना है। इसका राइट आंसर क्या है? अभी हमने पढ़ा है तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ओके, सो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सेज मुझे आई है उसके अकॉर्डिंग देते हैं इसका राइट आंसर क्या है। सो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर फर्स्ट है। एस्टिग्मेटिज्म क्या है? एक तरह का ब्लर्ड विजन हो जाना, जब हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, अनइवन कर्व हो रहा है हमारे कॉर्निया का और अपने लेंस का। एस्टिग्मेटिज्म हमने पढ़ा है ना, क्या होता है एस्टिग्मेटिज्म? क्या है कि जब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इररेगुलर हो रहा है कॉर्निया, हमारा जो सरफेस है आई का वो इररेगुलरिटी जिसके अंदर हो रही है, तो यहाँ से डायरेक्टली आपका आंसर निकल जाना चाहिए। ठीक है, ये आपका निकल गया यहाँ पे आंसर नंबर ये फर्स्ट का यानी फिफ्थ। फिर आता है ग्लोकोमा। ग्लोकोमा के अंदर क्या कंडीशन थी कि जब यहाँ पे हमारा जो फ्लूइड है वो भर जाता है। ठीक है, व्हेन द फ्लूइड ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इज रिस्ट्रिक्ट, फ्लूइड हमारा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो वो क्या है, ग्लोकोमा की कंडीशन हमारी है। फिर आता है हमारा हाइपरोपिया। हाइपरोपिया भी पढ़ा। हाइपरोपिया एक ऐसी कंडीशन है जिसपे हम क्या नहीं कर पा रहे, जिसपे फार साइडनेस हो रही है, फार साइडनेस हो रही है, जिसकी वजह से फेलियर हो रहा है किसके अंदर, हमारा कॉर्निया के अंदर, जिसके अंदर फेलियर हो रहा है। और हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, दूर की चीज़ों को हम यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं, नियर की जो चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये इसको हम कह रहे हैं, किसका है, इसका फोर्थ। फिर आता है आपका रेटिनस पिगमेंटोसा। रेटिनस पिगमेंटोसा एक ऐसी कंडीशन जो कि हेरिडिटरी की वजह से हो रही है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर है जिसके वजह से डीजनरेशन हो रहा है रेटिना का। अब आप देख लो कितना इन डेप्थ पूछा गया आपसे ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में लोगों को बहुत दिक्कत होती है, वो हमेशा पूछते रहते हैं, तो इसलिए स्पेशली ये क्वेश्चन मैं लेकर आई ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इन डेप्थ घुस के आ रहे हैं। जब तक नहीं पढ़ोगे इन डेप्थ, ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इन डेप्थ पढ़ना बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखो, ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देख लो कॉजेज क्या क्या होते हैं विजुअली इम्पेयरमेंट के। ठीक है, यहाँ पे जो कॉजेज है आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ट्रांसफर हो पाना जीन्स का, मतलब जो डिफेक्टिव जीन्स का जो कैरियर है, जिसके वजह से क्रोमोसोम्स का जो डिफेक्टिव क्रोमोसोम्स है उसका यहाँ पे कैरियर हो गया, जिसके वजह से यहाँ पे विजुअल इम्पेयरमेंट की कंडीशन है वो पैदा हो गई है, एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर का केयरलेसनेस एटीट्यूड है, अगर मदर को ज़्यादा ही स्ट्रेस रहता है, इंटॉक्सिनेशन उसको होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के संपर्क में वो रहती है जब मदर कंसीव कर रही होती है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी के समय, और मेल न्यूट्रिशन होता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में रह रही होती है, तो जिसके वजह से विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे के अंदर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी इन्फेक्शियस डिसीजेस हो गए बच्चे को, जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया, मिजल्स हो गया, मिजल्स यानी कि यहाँ पे
एक तरह की गुमोरिया टाइप का इन्फेक्शन हो गया, चिकन पॉक्स निकल गए उसे, तो इसके वजह से क्या है, विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है इल इफेक्ट्स के वजह से, इन्फेक्शंस के वजह से। इन्फेक्शन तो कहीं पे भी फैल सकता है। फिर आता है अगर आई के अंदर कोई भी डिजीज हो जाए, मतलब पेरेंटल डिजीज हो जाए, हेरिडिटी डिजीज हो जाए, जैसे कि रेटिनस पिगमेंटोसा डिजीज जो हमने पढ़ा वो हो जाए, या फिर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, मतलब भगवान ना करे अगर किसी के साथ ऐसा एक्सीडेंट हो जाए कि आंख में ही घुस जाए कुछ, तो इस वजह से भी हो सकता है विजुअल इम्पेयरमेंट। तो कई तरीके के फैक्टर्स हैं, ठीक है। और आजकल तो क्या है, जैसे कि फ़ोन की जो रेस के कांटेक्ट में हम रहते हैं हमेशा, तो इसके वजह से भी यहाँ पे विजुअल इम्पेयरमेंट होता है। जैसे कि अब ये पुराने समय में क्या होता था कि टीवी ज़्यादा देखते थे बच्चे, तो टीवी को कम करने के लिए भी एक कैंपेन चलाया था कि टीवी का यहाँ पे जो स्क्रीन टाइम है उसको कम करो, बच्चों को टीवी के कांटेक्ट में मत लेकर आओ, ज़्यादा से ज़्यादा वो सीरीज़ ना देखे टीवी में बैठ के। तो आजकल तो ये नहीं होता, हैंड यहाँ पे फ़ोन है वो हैंडी बन गया है, हर कोई यहाँ पे फ़ोन का यूज़ कर रहा है, तो जिसके वजह से जो रेडिएशंस निकलती है वो डायरेक्टली हमारी आँख पे, आइज़ पे अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से विजुअल इम्पेयरमेंट की कंडीशंस यहाँ पे हो जाती है। अब अगर आपने देखा होगा, लॉकडाउन का पीरियड था, पैंडेमिक सिचुएशन थी, तो यहाँ पे जनरली क्या हमने यूज़ किया है, अपने सेल फोन्स को घंटों भर बैठकर पीसी पे काम किया है, तो जिसके वजह से हमारी जो आई साइट है वो वीक हो गई है। और कई लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया कि इस पूरी ड्यूरेशन के बाद वो सबसे पहले उन्होंने विजिट किया डॉक्टर के पास अपने आई साइट के ट्रीटमेंट के लिए, यहाँ पे लेंस लेने के लिए। तो ये भी आपको देखने को मिला होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टीवी के सामने बैठे रहने से, फ़ोन को यूज़ करने से कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस को यूज़ करने में, जैसे कि अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन, इसके वजह से भी आपको विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है। तो ये कुछ कॉजेज़ है। फिर आता है आपका यहाँ पे असिस्टिव टेक्नोलॉजी। अब ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पे असिस्टिव टेक्नोलॉजी किस तरीके से, हम अगर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम उसके इम्पेयरमेंट को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आता है सबसे पहले ब्रेल। ब्रेल का काम सबसे इम्पॉर्टेंट है। ब्रेल क्या है? ब्रेल हमारा यूज़ होता है मेनली फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, जिसको यहाँ पे एक तरह की टेक्निक हम यूज़ करते हैं कि उसे यहाँ पे आसानी हो लिखने में और पढ़ने में। ठीक है, एक तरह का टेक्टाइल सिस्टम हम यूज़ करते हैं रीड करने के लिए और राइट करने के लिए। फ्रेंड्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट, ठीक है, ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बताने वाला है, और ये आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है, एक तरह का जर्नल अवेयरनेस। क्या आपको पता है यहाँ पे जो ब्रेल जो लेकर आए थे, ये जो कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, वो कौन लेकर आए थे? यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपका जो लेकर आए हैं, वो मैंने यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं तो बताइए इसका क्या नेम है और कौन लेकर आए ब्रेल का सिस्टम। अगर आपने गूगल किया है तो बताइए ब्रेल का सिस्टम ये कौन लेकर आए हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ब्रेल का जो कॉन्सेप्ट है, सही बताया, यहाँ स्लाइड पे लिखा हुआ है, ब्रेल का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ये लेकर आया आपके फ्रेंच म्यूजिशियन लुइस ब्रेल, जो खुद ब्लाइंड थे। ठीक है, वो खुद ब्लाइंड थे, इसलिए उन्होंने ये ब्रेल का सिस्टम लेकर आए कि यहाँ पे जो भी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उसे रीड करने में और राइट करने में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए वो ये ब्रेल का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। वो खुद ही वहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड थे, खुद वो ब्लाइंड थे। ठीक है, ये जनरल अवेयरनेस होगी आपकी। ठीक है, जनरल अवेयरनेस होगी, तो इसको नोट डाउन कर लेना। ये भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा, क्योंकि मुझे भी इससे पहले यहाँ पे नहीं पता था कि वो खुद यहाँ पे ब्लाइंड थे। ये तो पता था कि ये कॉन्सेप्ट लेकर आए, लुइस ब्रेल लेकर आए, लेकिन वो खुद यहाँ पे ब्लाइंड थे। ठीक है, और फ्रेंड्स, इन्होंने जो ब्रेल
जो जो हमारा सिस्टम था उसके अंदर क्या थे, मेनली हमारे जो कोड्स होते थे, ठीक है, कोड होते थे। और जो कोड यहाँ पे होते थे ये एक तरह के आपके ब्लॉक के अंदर होते थे कि 6 तरीके के यहाँ पे आपको डॉट्स दिखाई देती थी, और हर एक डॉट यहाँ पे एक तरह का टेक्टाइल सिस्टम था, मतलब ये इसके अंदर उठाव होता था जिसके वजह से जो पर्सन है वो फील करके इसे पढ़ सकता था, ठीक है। यहाँ पे जो डॉट्स यूज करते थे इंस्टेड ऑफ अ प्रिंटेड कैरेक्टर्स, यानी कि लेटर्स और नंबर्स के अलावा यहाँ पे डॉट्स का यूज करते थे। और हर एक यूनिट क्या थी ब्रेल की, हर एक ब्रेल की जो यूनिट है जिसको हम यहाँ पे सेल कहते थे, ये भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ये भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, इसको भी नोट डाउन कर लो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो ईच सेल यहाँ पे कंसिस्ट होते थे 6 डॉट, ठीक है, 3 डॉट जिसको कह रहे हैं, और हर एक डॉट का अपना एक उठावपन होता था जिसको फील करके यहाँ पे ये समझते थे, ठीक है। डॉट थी वो नंबर करती थी 1 से लेके 6 तक, जैसे कि आप देख सकते हो 1 से लेके 6 तक थी। और जो ब्रेल के जो अल्फ़ाबेट थी वो इन्हीं डॉट्स के कॉम्बिनेशन से बनी होती थी। अगर आपने यहाँ पे कभी भी किसी विजुअली इम्पेयर्ड सेंटर में आपने विजिट किया होगा तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उनके जो मटीरियल्स होते हैं, लर्निंग और रीडिंग राइटिंग के जो मटीरियल्स होते हैं वो लार्ज प्रिंटेड होते हैं। सो लार्ज प्रिंटेड तो उनके लिए चल जाते हैं जो कि पार्शली ब्लाइंड होते हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही ब्लाइंड होते हैं, मतलब उनको पूरा दिखता ही नहीं है, तो उनके लिए ब्रेल सिस्टम कामयाब रहता है, ठीक है। लो विजन एड के लिए क्या यूज़ करते हैं, लो विजन एड मतलब लो विजन एड यानी कि पार्शली ब्लाइंड जो बच्चे हैं या पार्शली ब्लाइंड जो पर्सन है उनके लिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स होती थी वो लार्ज प्रिंटेड की होती थी। अगर नॉर्मली देखा जाए जो हमारा फॉन्ट साइज होता है वो 11 होता है, एरियल फॉन्ट होता है और 12 उसका साइज होता है, लेकिन यहाँ पे जो इनके लिए होता है स्पेशली वो 24 to 30 पॉइंट टाइप तक लार्ज प्रिंटेड फॉन्ट साइज उनके लिए बनाया जाता है ताकि वो ईजिली उसे पढ़ पाए। यहाँ पे कई तरीके के डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं, कई तरीके के इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि स्पेक्टिकल मैग्नीफायर यूज़ करते हैं, एक तरह का मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिसको वो देखते हैं और उसको सही तरीके से उसे रीड आउट कर पाते हैं। इसके अलावा असिस्टिव टेक्नोलॉजी अगर आपने देखी होगी तो एक तरह का ऑडिटरी एक्सेस सिंथेटिक स्पीच टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, सिंथेटिक स्पीच टेक्नोलॉजी होती है। अब आप देखोगे इनके जैसे कि हमारा जो लैपटॉप्स है ये तो आप नॉर्मल लिखते हैं, लेकिन जो भी वो वर्ड वहाँ पे प्रेस कर रहे होते हैं ना वो बोलता है, मतलब वो पीसी जो की के अंदर जो भी कमांड जाती है तो वो की कमांड को वो बोलता है पीछे से कि उन्होंने क्या प्रेस किया, जैसे कि KIL उन्होंने प्रेस किया है तो वो यहाँ पे बताता है। तो एक तरह की असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। और ये जनरली अगर आप देखोगे ये बैंक्स के अंदर जो भी ये लोग काम कर रहे होते हैं, अगर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन वो काम कर रहे होते हैं तो उनको ये इस तरह की असिस्टिव टेक्नोलॉजी यहाँ पे दी जाती है, ठीक है, मतलब ऑडिटरी एक्सेस दिया जाता है उन्हें, सिंथेटिक स्पीच टेक्नोलॉजी उनको दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्रिजवेल करके एक तरह का पर्सनल रीडर है, एक तरह की मशीन है जो यूज़ की जाती है इन विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के द्वारा, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर पर्सन है वो देख नहीं पाता तो उसको चलने में भी मुश्किल होगी, तो उसके चलने की मुश्किल को कम करने के लिए एक तरह की लेज़र बीम केन होती है, ठीक है, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि आपको 3 तरह की बीम यानी कि 3 तरीके की लाइट के एमिट करता है, एक सामने की ओर, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, ठीक है। और अगर ये किसी चीज़ से टकराता है तो इस बीम के अंदर एक तरह का सेंसर लगा होता है, अगर किसी चीज़ से टकराया तो वो सेंसर यहाँ पे उसे सेंस किया, फिर वो बजर के थ्रू वो बजा और फिर बाद में जाके उसको पता चला कि वो इजीली किसी चीज़ से टकराया है, तो अपनी डायरेक्शंस को वो मोड़ लेता है पर्सन, अपनी डायरेक्शन को वो चेंज कर सके, उस चीज़ से वो टकराए ना बाद में। तो इस तरीके का लेज़र बीम केन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये एक तरह की असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। तो आई होप ये आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि किस तरीके से किसने ब्रेल कॉन्सेप्ट दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल अवेयरनेस है। फ्रेंच म्यूजिशियन लुइस ब्रेल ने दिया है और वो खुद ही ब्लाइंड थे तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट वो लेकर आए थे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे किस तरीके से कॉजेज होते हैं, क्या क्या इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे एस्टिग्मेटिज्म होता है, ग्लोकोमा होता है, ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स है, किस लेवल पे होते हैं, इससे क्या अफेक्ट होता है,
है। तो ये हमने डिटेल में अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट विजुअल इम्पेयरमेंट पढ़ लिया। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना ये सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, क्योंकि मेरे सेशन आप देखोगे डिटेल होते हैं, डेप्थ होते हैं, और हर एक कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में लेकर चलती हूँ और जितना हो सके उतना यहाँ पे आपको दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको सेशंस यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं तो यू कैन रेफर विद योर फ्रेंड्स टू। अगर कोई यहाँ पे डाउट है तो यू कैन आस्क मी। ये हो गया असिस्टिव टेक्नोलॉजी हमने पढ़ ली। अब इसके अलावा हेयरिंग इम्पेयरमेंट आ जाओ, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे अब हम हियर की फंक्शनिंग देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे सुन पाते हैं और किस तरीके से हेयरिंग ऑपरेटर्स होते हैं जो हमारा काम करते हैं, हमें सुनने में हमें मदद करते हैं। ठीक है, अब ये भी सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, आगे का सेशन है। अगर 1 मिनट का ब्रेक लेना है तो आप ले सकते हो और नेक्स्ट पेज खोलो, नोट्स बनाओ। अब इसको करते हैं, हेयरिंग इम्पेयरमेंट क्या है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट है यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है एक तरह का डैमेज, मतलब यहाँ पे हेयरिंग मैकेनिज्म में दिक्कत आ रही है, हेयरिंग ऑपरेटर सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वही हमारा हेयरिंग इम्पेयरमेंट है ना, कि मतलब हम सुन नहीं पा रहे हैं जिसके वजह से यहाँ पे मैकेनिज्म में दिक्कत आ रही है, सुनने में दिक्कत आ रही है, काम करने में दिक्कत आ रही है। इसके अलावा अगर हम इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है, एक तरह का इम्पेयरमेंट जिसके वजह से परमानेंट यहाँ पे इम्पेयरमेंट हो रही है या फ्लक्चुएटिंग इम्पेयरमेंट हो रही है। मतलब फ्लक्चुएटिंग यानी कि अगर यहाँ पे कुछ समय के लिए आपको बहरापन अगर हो रहा है, लेकिन परमानेंट यानी कि आप जन्म जन्मांत यहाँ पे आपको हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, डेफ है आप। ठीक है, तो ये भी आपको कैटेगरी बताता है कि लेवल्स के अकॉर्डिंग भी हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता है अगर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है, जो कि हमारी एडवर्सली इफेक्ट करता है चिल्ड्रंस की एजुकेशनल परफॉर्मेंस में। ठीक है, यहाँ पे जो हेयरिंग लॉस होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे कैटेगरी वाइज होता है, लेवल वाइज होता है, कि मतलब ये माइल्ड से लेके प्रोफाउंड की तरफ जाता है। माइल्ड यानी कि कम स्तर पे, ठीक है, कम दिक्कत आ रही है कान में सुनने में, लेकिन प्रोफाउंड यानी कि पूरी तरीके से बहरे हो गए, पूरी तरीके से डेफ हो गए, बहरापन हो गया। तो ये कैटेगरी वाइज चलता है, रेंज होती है इसकी। अब उसकी रेंज को भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे और रेंज किसने दी थी वो भी देखेंगे। ठीक है, अब आता है कि यहाँ पे हमें पता चल गया हेयरिंग इम्पेयरमेंट है कि डेफनेस होती है पर्सन को, लेकिन अब ये इसको किस तरीके से आप उसकी डिग्री मेजर कर पाओ, तो उसकी डिग्री को मेजर करने के लिए यहाँ पे आती है आपकी क्लासिफिकेशन, जो कि आपको अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने दिया है। ठीक है, AMA ने दिया है आपको 1990 ने, उसी ने ही क्लासिफिकेशन दी है और इसको हम देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है हेयरिंग इम्पेयर्ड पर्सन की, ये आपके लेवल्स पे होती है। यहाँ पे जो डिग्री पे देखा जाता है, डिग्री कितना है एक पर्सन का हेयरिंग लॉस का। ठीक है, और यहाँ पे किसी एक पर्सन की जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, यहाँ पे उसको किससे मेजर किया जाता है, जो उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो डेसिबल से मेजर की जाती है। ठीक है, डेसिबल से यहाँ पे मेजर की जाती है कि जो साउंड की जो इंटेंसिटी है यहाँ पे डेसिबल मेजर किया जाता है। और डेसिबल क्या होता है, ये 1/10 होता है बेल का। ठीक है, 1/10 होता है बेल का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल अवेयरनेस है। बेल क्या है, बेल एक तरह की यूनिट है, और बेल एक तरह की यूनिट है ये, और ये किसके नेम पर पड़ी थी, ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नेम पर ये पड़ी थी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही ये इन्वेंटर थे टेलीफोन के। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, ये टीचर भी थे डेफ चिल्ड्रन के। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये नहीं पता होगा आपको, एंड आई एम 100% श्योर आपको नहीं पता होगा कि ये टीचर भी थे डेफ बच्चों के। ठीक है, तो उन्हीं को ही, उनको ही ये मतलब एक तरह से उनको नेम देने के लिए, उनको आदर करने के लिए उन्हीं के ही नाम पे ये बेल लेकर आए, डेसिबल। ठीक है, डेसिबल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल डेसिबल ये लेकर आए, जो कि इन्वेंटर थे टेलीफोन के और टीचर भी थे डेफ बच्चों के। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे दिया। उन्होंने कहा था कि जो साउंड की जो इंटेंसिटी है वो बेल के यानी कि डेसिबल के नाम पे ही जानी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, लेवल देख लो, किस किस लेवल पे यहाँ पे हेयरिंग लेवल होता है और क्या उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, और किस तरीके से हम बच्चे को स्लाइटली या माइल्डली या प्रोफाउंडली हेयरिंग इम्पेयर्ड के यहाँ पे उसे दर्जा देते हैं, उसको यहाँ पे लेबल करते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्लाइटली जो हेयरिंग लेवल होता है, स्लाइटली हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती है, वो 27 से 39 डेसिबल के बीच में होती है। ठीक है, 27 से 39 डेसिबल के बीच में होती है, मतलब एक तरह का स्लाइट हेयरिंग लॉस यहाँ पे होता है। और ये कब होता है, यूजुअली जिन पर्सन्स को यहाँ पे
थोड़ी डिफिकल्टी होती है किसी चीज़ को सुनने में, ठीक है। नॉर्मल लेवल पे अगर देखा जाए तो उनको कम यहाँ पे दिक्कत होती है, मतलब स्लाइटली दिक्कत हो रही है। तो ये लेवल क्या है, 27 से लेके 39 तक, ठीक है। 27 से लेके 39 तक का डेसिबल यहाँ पे होता है, यानी कि स्लाइटली हार्ड होते हैं हेयर करने में। फिर आता है आपका माइल्ड हेयरिंग लॉस। माइल्ड हेयरिंग लॉस यानी कि यहाँ पे डिफिकल्टी आती है चीज़ों को किसी चीज़ को यहाँ पे सुनने में, यानी कि 40 से लेके 54 तक, यानी कि 40 से लेके 54 डेसिबल तक ये माइल्डली हार्ड होती है इनकी हियरिंग, ठीक है। माइल्डली हेयर लॉस होता है, किसी चीज़ को सुनने में दिक्कत आती है अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल कन्वर्सेशन लेवल पे, ठीक है, नॉर्मल कन्वर्सेशन लेवल पे। फिर आता है 55 से लेके 70 डेसिबल। 55 से लेके 70 को हम यहाँ पे कहते हैं हार्ड ऑफ हेयरिंग, ठीक है। हार्ड ऑफ हेयरिंग यहाँ पे इसको हम लेवलाइज कर रही है, ठीक है। मतलब ऐसे जो कि मॉडरेट लेवल पे होते हैं। हार्ड यानी कि मॉडरेट यहाँ पे कहा गया है, मॉडरेट लेवल पे, मॉडरेट लेवल पे इनको कहा गया है, ठीक है। मॉडरेट लेवल, मॉडरेट लेवल यानी कि मॉडरेट हेयरिंग लॉस, यानी कि हेयर जो कि लाउडर वॉइस साउंड्स द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ठीक है। मतलब एक मीटर की दूरी से यहाँ पे जो चीज़ों को यहाँ पे सुन पा रहे हैं कि मॉडरेट हियरिंग लॉस है। हियर्स लाउडर वॉइस साउंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, मतलब अगर 1 मीटर की दूरी से है यहाँ पे तो चिल्लाकर उनसे बोलना पड़ता है। फिर आता है 71 से 89 डेसिबल से, यानी कि सीवियर हेयरिंग लॉस, ठीक है। सीवियर हेयरिंग लॉस जिसको कह रहे हैं, यानी कि हियर्स ओनली शाउटेड और एम्पलीफाइड स्पीच, मतलब ऐसे जो हमारे दादा या नाना लोग होते हैं उनसे क्या करना होता है, चिल्लाकर बोलना पड़ता है, ठीक है। चिल्लाकर हमें उनसे बात करनी पड़ती है क्योंकि उनका जो हेयरिंग लॉस है वो सेवरल हो चुका होता है, ये काफ़ी बड़ा बन चुका होता है, सीवियर हेयरिंग लॉस हो जाता है उन्हें। 1 फुट की दूरी से हमें चिल्लाकर उन्हें बोलना पड़ता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, हेयर्स ओनली शाउटेड और एम्पलीफाइड सीज एट अ नियर बाई डिस्टेंस अबाउट 1 फुट फ्रॉम द ईयर। फिर आता है 90 dB और उससे ज़्यादा, मतलब ऐसे जो कि पूरी तरीके से डेफ है, बहरापन है जिसमें। आप इन सब के लिए जैसे कि माइल्ड से लेके सिवियर तक तो आप करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, यानी कि हेयरिंग एड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हेयरिंग एड आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो कान की जो मशीन होती है इनके लिए आप सक्सेसफुल रहेगी, लेकिन प्रोफाउंड वाले के लिए वो सक्सेसफुल नहीं रहती क्योंकि ये पूरी तरीके से डेफ होते हैं। 90 डेसिबल से अबव इनका हेयरिंग लेवल चला जाता है, यहाँ पे प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस उनको हो जाता है जिसको हम डेफ कह रहे हैं। तो ये कुछ कैटेगरी है जो कि आपको किसने दी है, AMA ने दिए है, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने ये आपको कैटेगरी दी हुई है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देख लो ये किस तरीके से फंक्शनिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे किस तरीके से फंक्शनिंग हो रही है, तो उसी की फंक्शनिंग को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो हेयरिंग अपरेटस, यहाँ पे हेयरिंग अपरेटस का मतलब क्या है, हेयरिंग अपरेटस यानी कि जो कि हमारी मदद कर रहे हैं यहाँ पे किसी चीज़ को सुनने में, हेल्प कर रहे हैं किसी चीज़ को बोलने में, स्पीच में हेल्प कर रहे हो, किसी चीज़ को सुनने में मदद कर रहे हैं, उन्हें हेयरिंग अपरेटस कहा जा रहा है। और यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हमारे हेयरिंग इम्पेयरमेंट, अगर हेयरिंग लॉस आ रहा है, सुनने में यहाँ पे कमी आ रही है, तो इसके वजह से हमारे स्पीच के अंदर भी डिफेक्ट आता है। अगर इंसान अगर सुन ही नहीं पा रहा तो बोलने में भी उसको दिक्कत आएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे हेयरिंग अपरेटस का काम है कि यहाँ पे किसी चीज़ को समझ पाना, उसे सुन पाना और उसे स्पीच के अंदर कन्वर्ट कर पाना, ठीक है। अब इसको देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे फंक्शनिंग होती है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फंक्शनिंग हो रही है हमारे कान के अंदर, तो ये एक तरह का नॉर्मल जो ईयर है, जो हमारा कान है वो इस शेप के अंदर दिखता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा आउटर और एक्सटर्नल ईयर होता है, इसके अंदर क्या होता है, ऑरिसिल कंसिस्ट होता है, इसके अंदर ऑरिसिल होता है, ठीक है। ऑरिसिल जिसको हम कह रहे हैं ये होता है हमारा बाहरी कान, जिसको हम कह रहे हैं, ये जो देख लो कान, इसको ऑरिसिल कह रहे हैं, ठीक है। ऑरिसिल जिसको कह रहे हैं ये होता है हमारे पार्ट ऑफ द ईयर विच वी कैन सी, और जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है, ठीक है। और जो फंक्शन क्या होता है ऑरिसिल का जो फंक्शन होता है कि जो भी साउंड वेव्स है उसे कलेक्ट करना, जो भी साउंड वेव्स है उसे कलेक्ट करना और कलेक्ट करके अपने मिडल ईयर के अंदर पहुंचा देना, ठीक है। मिडल ईयर के अंदर पहुंचा देना। ये देखो ये मिडल ईयर है, ठीक है। मिडल ईयर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये बना होता है मेलिसस से, इंसस से और स्टेप्स से, ठीक है, जिसको हम हैमर, एनवेल और स्ट्रिप भी कह रहे हैं, ठीक है।
और ऑरिसल का काम क्या है, जो भी साउंड वेव्स है ये इकट्ठा करना और अपने अंदर यानी कि ऑडिटरी कैनाल के अंदर पहुंचा देना, यहाँ पे अंदर मिडल वाले पार्ट्स के अंदर यहाँ पे पहुंचा देना, ये इसका काम होता है। ठीक है, फिर आता है मिडल एयर। अब मिडल एयर का काम क्या होता है, मिडल एयर के अंदर आपके 3 तरीके की चीजें इन्वॉल्व होती है, 3 तरीके की टाइनी बोन्स होती है, जिसको हम मेलिसेस कह रहे हैं, इंसस कह रहे हैं और स्टेप्स कह रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं इसको। अब यहाँ पे क्या होता है, टाइनी बोन्स 3 है। यहाँ पे क्या होता है, एयर फिल्ड स्पेस होता है इसके अंदर। ठीक है, एयर फिल्ड स्पेस होता है, जैसे कि देख रहे हो ये जो स्पेस है, ये जो एयर फिल्ड होती है, एयर इसके अंदर भरी होती है, जिसकी वजह से साउंड वेव है वो पास करती है, एंटर करती है ऑडिटरी कैनाल से, और जिसकी वजह से हमारे कान के अंदर वाइब्रेशंस होती है। ठीक है, इनके अंदर वाइब्रेशंस होती है और इसके अंदर ईयर ड्रम्स होते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन होती है ईयर ड्रम्स के अंदर। यहाँ पे ईयर ड्रम आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे बताती हूँ ईयर ड्रम कहाँ है, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, इस साइड में आपके ईयर ड्रम होते हैं। ठीक है, इस साइड में यहाँ पे ईयर ड्रम्स यहाँ पे दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो साउंड वेव है वो एंटर करती है हमारे ऑडिटरी कैनाल से, जो कि हमारे अंदर वाइब्रेशंस लेकर आती है ईयर ड्रम के अंदर। और ईयर ड्रम के अंदर वाइब्रेशन आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफर होती है 3 टाइनी बोन से। स्टेरिप क्या होती है, हमारी लास्ट होती है टाइनी बोन, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होती है किससे, ओवल से। ठीक है, ओपनिंग जिसको हम ओवल विंडो कह रहे हैं, थिन मेम्ब्रेन से वो कनेक्ट होती है डायरेक्टली, जो कि हमें प्रोवाइड करती है क्या, एक तरह का पाथ प्रोवाइड करती है साउंड एनर्जी को एंटर करने में इनर ईयर में। अब ये और इन डेप्थ चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे और इन डेप्थ जाएगी, ये और इनर ईयर की तरफ जाएगी। ये जो लास्ट वाली है ये हमारी हेल्प कर रही है स्टिरअप, और ये ईयर ड्रम से क्या कर रही है, और अंदर की तरफ हमारा साउंड वेव को पहुंचा रही है। इनर ईयर क्या है, इनर ईयर हमारा मोस्ट कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल स्ट्रक्चर होता है हमारी ईयर का, जो कि मेनली हमारा कवर्ड होता है टेम्पोरल बोन से। ठीक है, टेम्पोरल बोन से, ये जो आप देख रहे हो टेम्पोरल बोन से ये कवर्ड होता है, एक तरह की शीट होती है जो हमारे इनर ईयर को प्रोटेक्ट करती है। और फ्रेंड्स इसी के अंदर कान का पर्दा होता है। ठीक है, कान का पर्दा होता है ना, वो इस अंदर तक का होता है, इधर होता है, इसको हम कह रहे हैं। ये क्या होती है, एक तरह की हार्डर बोर होती है, जो कि हमारी एंटर करती है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, और ये क्या होता है, कंपोजिशन होता है इनर ईयर का, जिसके अंदर 2 तरीके के मेन ऑर्गन्स होते हैं, जिसको कोक्लिया कह रहे हैं और सेमी सर्कुलर कैनाल्स कह रहे हैं। कोक्लिया कह रहे हैं और सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये देख रहे हो स्नेल जैसा स्ट्रक्चर है, सेमी सर्कुलर कैनाल जिसको कोक्लिया कह रहे हैं, इनर ईयर के अंदर होता है, और सेमी सर्कुलर कैनाल्स जिसको कह रहे हैं। ठीक है, ये होता है पूरा फंक्शनिंग हेयरिंग अपरेटस होता है, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। ये मैं स्पेशली आप सबके लिए लेकर आई ताकि आप समझ पाओ कि इस तरीके से हमें सुनाई देता है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ना, आपने सोचा भी नहीं होगा, इस तरीके से ये होता है। नेक्स्ट देखो, अब फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं कॉजेज क्या होते हैं किसी भी पर्सन के हेयरिंग इम्पेयरमेंट के। तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के कॉजेज देख लेते हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक डिसऑर्डर होना। जेनेटिक डिसऑर्डर होता है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, जेनेटिकली डिसऑर्डर हो रहा है कि जो पेरेंट्स हैं यानी कि जो मम्मी है उसके अंदर से नेगेटिव जो RH नेगेटिव जो क्रोमोसोम्स हैं वो आगे जाके ट्रांसमिट हो रहे हैं। ठीक है, और जिसके वजह से हेयरिंग इम्पेयरमेंट की कंडीशंस यहाँ पे हो रही है। अब यहाँ पे देखा जाए तो चाइल्ड के अंदर मान लो अगर यहाँ पे चाइल्ड अगर RH पॉजिटिव है, अगर मदर यहाँ पे RH नेगेटिव है, तो वो एक तरह का एंटी सेल की तरह यहाँ पे काम करेगा, जिसके वजह से हेयरिंग इम्पेयरमेंट यहाँ पे कंडीशन पैदा होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर इनकम्पैटिबिलिटी होना ब्लड टाइप में, जैसे ये आपको बताया ना रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स और एंटी RH एंटीबॉडीज में, तो ये क्या है, मतलब अगर यहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी होना मदर के बीच में और ऑफस्प्रिंग के ब्लड टाइप्स में, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हेयरिंग की पेमेंट हो रही है। अनकंजीनियल एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है कि मतलब वूम्ब के अंदर, मतलब बच्चा अगर गर्भ में है तो उसको वहाँ पे पेरेंट्स के थ्रू यानी कि मदर के थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, अगर मदर को मेल नरिश्ड है तो जिसके वजह से भी बच्चे को ये कंडीशन हेयरिंग की पेमेंट की कंडीशन हो सकती है। अगर मदर को एडिक्शन है किसी ड्रग का, जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा ही एक्सेसिव ड्रग्स लेना मदर का, इंटॉक्सिकेशन बिहेवियर होना, यहाँ पे अल्कोहलिज्म भी एक तरह का इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बच्चे को यहाँ पे हेयरिंग इम्पेयर्ड बनाता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के यहाँ पे
कांटेक्ट में रहने की वजह से भी मदर को इस तरीके की कंडीशन से जूझना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका चाइल्ड है वो हेयरिंग इम्पेयर्ड होता है। इसके अलावा जर्मन मिसिल्स होते हैं। जर्मन मिसिल्स यानी कि रूबेला कंडीशन होती है, रूबेला जिसको कहते हैं। रूबेला जिसको ये देख रहे हो, ये जो लड़की है इसके पूरे के पूरे यहाँ पे बैक पे दाने हो गए, मतलब चिकन पॉक्स जैसे दाने हो जाते हैं। तो इसके वजह से भी, क्योंकि कई रिसर्चेस ने कहा है, तो इसके वजह से भी इन्फेक्शन है, तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट जैसी कंडीशन यहाँ पे पैदा हो सकती है। इसके अलावा प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाना, मदर की प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाना, और फॉरसेप्स का यूज़ करना। फ्रेंड्स, ये पता है फॉरसेप्स का यूज़ करना जो कि डिलीवरी के टाइम पे यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जो मेनली जो बच्चों की जो नाल जो काटी जाती है इसे फॉरसेप्स से, अगर यहाँ पे इसके वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है, क्योंकि बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है। अगर कुछ गलत लग जाए, सीजर्स गलत यूज़ हो जाए, कुछ इन्फेक्शन बढ़ जाए बच्चे को, तो इसके वजह से भी हेयरिंग इम्पेयरमेंट की कंडीशन यहाँ पे पैदा हो सकती है। इसके अलावा ऑपरेशनल हैजार्ड्स हो जाना, कि अगर मदर की जो डिलीवरी है वो सिजेरियन है, तो उसके थ्रू जो कॉम्प्लिकेशंस आए हैं उसकी वजह से भी बच्चे को हेयरिंग इम्पेयरमेंट जैसी कंडीशन पैदा हो रही है। लो बर्थ वेट भी एक कारण हो सकता है बच्चे का हेयरिंग इम्पेयरमेंट होना और हेयरिंग का लॉस होना। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये हमारे सेशन की लास्ट स्लाइड है। अब यहाँ पे तो कई तरीके के मेजर्स हम लेते हैं कि किस तरीके से हम असेस कर पाए कि बच्चा अगर यहाँ पे हेयरिंग इम्पेयरमेंट उसको हो, आइडेंटिफाई कैसे करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कई तरीके के ऑडियोमेट्री होते हैं, ठीक है, वो मैं आपके लिए नहीं लेकर आई क्योंकि वो काफ़ी इन डेप्थ हो जाता। यहाँ पे आपको लेमन लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ कि अगर आप किसी भी छोटे बच्चों को ऑब्जर्व कर पाओ, आप देखना चाहते हो कि बच्चा हेयरिंग इम्पेयर्ड है कि नहीं, तो आप इन मेजर्स को यूज़ करके इजीली आप उसे असेस कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे किसी तरीके की साइंटिफिक मशीन्स की ज़रूरत नहीं है, बस ऑब्जर्व करके आप पता कर सकते हो। तो इसलिए लेमन लैंग्वेज में आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट आप कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो जो 6 महीने का बच्चा है ना, वो उसकी कंडीशन होती है वो बैबल करता है, जैसे कि बा बी बू। अगर आप उसे कुछ बोलोगे, जैसे कि उसे जैसे कि रिस्पॉन्स मांगोगे कि हाँ मेरा बच्चा कैसा है, क्या कर रहा है, मतलब इस तरीके से बच्चे को खिलाते हो ना, तो आप देखोगे कि बच्चे क्या करता है, यहाँ पे बैबलिंग करना स्टार्ट करता है। 6 महीने का बच्चा होता है, बैबलिंग करता है। लेकिन अगर बच्चा यहाँ पे बैबल नहीं कर रहा, 6 महीने के हो गया, बैबल नहीं कर पा रहा और वो सुन ही नहीं पाता, इग्नोर करता है, तो मतलब बच्चे को हेयरिंग इम्पेयरमेंट की कंडीशन है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट से वो जूझ रहा है। अगर वो आपकी वॉइस को इमिटेट ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर वॉइस को इमिटेट करने के लिए क्या चाहिए, सुनने की शक्ति चाहिए। अगर वो सुन पाएगा तभी तो इमिटेट कर पाएगा। लेकिन आप उसके सामने बोले जा रहे हो, बच्चा रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है 6 महीने की उम्र में, तो ये एक क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। अगर आप देखोगे किसी भी 6 महीने के बच्चे को, तो उससे बुलवाने की कोशिश करना, उसे इमिटेट करने की, यहाँ पे उसे उकसाना कि बच्चा इमिटेट कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर पाता तो पेरेंट्स इनिशियल मेजर्स ले सकते हैं। ठीक है, फिर आता है 9 मंथ का जो बच्चा है, 9 मंथ से लेके 1 साल तक का बच्चा है। यहाँ पे बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चा क्या करे, उस डायरेक्शन की तरफ मुड़े। 9 महीने का बच्चा है, तो 9 महीने का बच्चा क्या करता है, वो चलना स्टार्ट कर देता है, क्रॉल करना स्टार्ट करता है, अपने पैरों पे धीरे करके वो चलना स्टार्ट करता है। इसी कंडीशन में अगर आप क्या करते हो, बच्चे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो किसी साउंड से, तो बच्चा वो रिस्पॉन्ड करता है, उस डायरेक्शन की तरफ अपना सर घुमाता है, टर्न करता है। अगर बच्चा यहाँ पे किसी चीज़ को सुनकर, आपकी आवाज़ को सुनकर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है 9 महीने की एज के अंदर आके भी, तो ये हेयरिंग इम्पेयरमेंट की कंडीशन हो सकती है। अगर बच्चा आपको इमिटेट नहीं कर रहा, आपकी चीज़ों को समझ नहीं पा रहा, अगर आप उसके सामने गाना चला रहे हो तो उसे नाच नहीं रहा, उसे हाथ पैर नहीं हिला रहा, खुश नहीं हो रहा, तो मतलब बच्चे को हेयरिंग इम्पेयरमेंट की कंडीशन है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चा क्या करता है, बच्चा अगर हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती है बच्चे को, तो वो आपके सिर्फ और सिर्फ जेस्चर से, अगर आप हाथ पैर चला रहे हो तो उसी के ही थ्रू वो आपसे रिस्पॉन्ड कर पाएगा, सुनकर नहीं रिस्पॉन्ड कर पाता। तो ये भी एक तरह की असेसमेंट है, ये भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप किसी बच्चे को ऑब्जर्व करो तो उसके साथ आप ये करके देखना, आपको पता चलेगा। फिर आता है बाय द एज ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल की एज में यहाँ पे जो बच्चा है नॉर्मली
क्या करता है, वोकैबुलरी अपनी इंक्रीज कर देता है, मतलब बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है। आजकल के बच्चे देखोगे तो वो तो पटर पटर बोलते हैं, एकदम तेज तेज बोलते हैं, यहाँ तक कि वो तो इतने वो एडवांस हो चुके होते हैं कि फ़ोन को पकड़ के वो कुछ ना कुछ टैब्स वगैरह खोलते रहते हैं। लेकिन ये जो नॉर्मल बच्चे की आपको बता रही हूँ मैं कि नॉर्मल बच्चा क्या करता है, अगर वो इस डिजिटल एरिया में ना, डिजिटल इसमें एरा में ना पैदा हुआ हो तो उसकी जो वोकैबुलरी होती है वो 50 वर्ड्स तक की होती है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देता है, रिदम के अंदर स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर बच्चा यहाँ पे रिदम में नहीं बोल पा रहा, वर्ड्स नहीं बोल पा रहा, मुश्किल से 10 वर्ड बोल रहा है, तो मतलब उसे यहाँ पे हियरिंग इम्पेयरमेंट है और स्पीच डेवलपमेंट में भी कमी आ रही है, सफ़र कर रहा है यहाँ पे स्पीच डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन है। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक तरह का ऑडियोमीटर आता है। ठीक है, ये जो गर्ल ने लगाया हुआ है ऑडियोमीटर है, ये जो ऑडियोमीटर है ये क्या करता है, अगर आप चाहते हैं बच्चे की हियरिंग जो सेंस है उसको देखना, मतलब उसको एक्सेस करना, तो उसके लिए एक तरह का ऑडियोमीटर आता है। इसके अंदर एक तरह का साउंड बजाया जाता है, हेडफोन्स के थ्रू बच्चे को लगाया जाता है और बच्चे की यहाँ पे रिस्पॉन्सेस देखे जाते हैं कि बच्चा कितनी बीट पे, कितनी इंटेंसिटी से ये रिस्पॉन्ड कर पा रहा है। अगर बच्चा यहाँ पे उस बीट पे, उस इंटेंसिटी से रिस्पॉन्ड कर पाता है तो मतलब बच्चा यहाँ पे हेल्दी है, नॉर्मल है। लेकिन अगर बच्चा यहाँ पे उन साउंड्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, कुछ फेशियल जेस्चर्स में बदलाव या चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे, तो बच्चा यहाँ पे हियरिंग इम्पेयर्ड होता है। ठीक है, तो इस तरीके के डिवाइसेस होते हैं जो कि मेनली यहाँ पे यूज़ करे जाते हैं। लेकिन अगर आपको ऑडियोमीटर से नहीं चेक करना बच्चे को, आप इन चीज़ों को भी, इन असेसमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल जो ले लैंग्वेज में है और ये जो काफ़ी प्रैक्टिकल है, आप इनका यूज़ करके बच्चे को असेस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको इनिशियल स्टेजेस पे कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से और उसकी कंडीशन को, जो इम्पेयरमेंट को, वही रोक सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखते हैं आपसे हो पाता है कि नहीं, फिर इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन इन डेप्थ आया हुआ है, अब देख लो कितने हद तक क्वेश्चन आते हैं, कितना इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा गया है। 28 का क्वेश्चन है ये। एक तरफ लिस्ट आपको दी हुई है, दूसरी तरफ आपको प्रोसेस दिया हुआ है। ठीक है, हियरिंग लॉस दिया हुआ है, एक तरफ उसका प्रोसेस दिया हुआ है, आपको मैचिंग करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर हम इसको देखते हैं, इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं और इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, कर लिया नोट? ओके, तो इसका राइट आंसर आपने मुझे बताया है। ओके, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स 3rd है। यहाँ पे आपको एक तरफ दिया हुआ है लिस्ट 1 में एक प्रोसेस ऑफ हियरिंग। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे हियरिंग कंडीशन का जो प्रोसेस होता है, दूसरी तरफ उसका लॉस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो साउंड्स जो कि मेनली हमारे प्रिवेंट होते हैं एंटरिंग आउटर और मिडल ईयर में, वो किसकी वजह से होते हैं, वो होते हैं आपके कंडक्टिव हियरिंग लॉस की वजह से। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस एक ऐसा हियरिंग लॉस होता है जो कि आपका यूजुअली आपके जो हियरिंग की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो अफेक्ट करती है इवनली। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट आता है सीवियर लॉसेस में। ठीक है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो जाता है, आपको पूरी तरीके से यहाँ पे लॉस हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो डिजीज होती है एक तरह की, जो कि एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करती है आपके आउटर ईयर में और इनर ईयर में। ठीक है, मिडल ईयर में। ठीक है, कंडक्टिव, ये सीवियर कंडीशन होती है एक तरह की। ठीक है, सीवियर, एक मिनट इसको मैं सही से लिख देती हूँ, सीवियर कंडीशन होती है, सीवियर लॉस हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, ये होता है जिसको हम कह रहे हैं। फिर आता है आपका इनर ईयर्स, जो कि फंक्शन नहीं कर पा रहा प्रॉपर्ली, इनर ईयर का फंक्शन नहीं कर पा रहा प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से क्या लॉस होता है, जिसकी वजह से लॉस होता है आपका सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। मतलब इनर ईयर पढ़ता था ना, क्या था, इनर ईयर सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे क्रिटिकल होता है हमारा, जिसके अंदर क्या क्या होता है, कॉल्किया होता है ना, क्या जिसके अंदर क्या होता है, ये देखो, ये इनर ईयर सबसे कॉम्प्लेक्स होता है ना, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, क्रिटिकल स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर क्या है, कॉल्किया है और सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, जो कि हमें ब्रेन की तरफ लेकर जाती है, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन के अंदर सिग्नल पहुंचाता है। ये अगर इसी के अंदर खराबी है तो इसके वजह से क्या खराब हो जाएगा, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाएगा हमें। ठीक है, ये हो गया।
फिर आता है ब्रेन, जो कि अनेबल कर हो रहा है टू इंटरप्रेट सिग्नल्स, सिग्नल्स को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा, तो सिग्नल्स को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो रहा है, सेंट्रल ऑडिटरी डिसऑर्डर जिसमें हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, कितना इन डेप्थ पूछा गया था आपसे क्वेश्चन ये, तो आई होप ये आपको अब समझ आ गया होगा कि इस तरीके से ये क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे मिक्स्ड हियरिंग लॉस का भी लिख लो। मिक्स्ड हियरिंग लॉस होता है जो कि रेफर करता है आपका दो तरीके की कॉम्बिनेशन ऑफ हियरिंग लॉस का, मतलब एक तरह के कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल लॉस, दो तरीके के लॉस होते हैं मिक्स्ड के अंदर। ठीक है, ये कहाँ लिखूँ, वेट, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ पे होता है आपका, एक तो होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस के वजह से मिक्स्ड हियरिंग लॉस हो रहा है, कंडक्टिव, और दूसरा होता है आपका यहाँ पे कंडक्टिव के वजह से हो रहा है, दूसरा होता है सेंसरी न्यूरल। ठीक है, सेंसरी न्यूरल, इन दोनों के वजह से यहाँ पे मिक्स्ड हियरिंग लॉस हो रहा है। ये भी यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, सेंसरी न्यूरल यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये हो गया, मतलब जो प्रॉब्लम आ रही है आपकी किसकी वजह से, बोथ इन आउटर और मिडल ईयर के वजह से और इनर ईयर के वजह से। ठीक है, ये मिडल हियरिंग लॉस होता है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, इन डेप्थ सेशन था, हमने बहुत कुछ सीखा है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो यू कैन रेफर विद योर फ्रेंड्स टू। अगर कोई भी आपको डाउट है तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और डेली बेसिस पे जो हम PYQs कर रहे हैं, MCQs कर रहे हैं यहाँ पे डेली बेसिस पे, और अलग से टेलीग्राम जो सीरीज़ भी है हमारी, जिसके अंदर हम जो भी क्विज होते हैं उससे रिलेटेड आपसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया जाता है उसे, तो आप उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके आप मेरे यूट्यूब लिंक पे भी ज्वाइन हो सकते हो, उसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग एंड स्टे एट होम। Thank you.